जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूके इमिग्रेशन लॉज़ विद ज़ाहिद चौधरी। ये प्रोग्राम हर थर्सडे को यूके के वक़्त 6 बजे आप लोगों की खिदमत में पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम में आप मुझे डिफरेंट ज़रिए से आप मुझे जो सवालात भेजते हैं, मेरी कोशिश ये होती है कि उनके जवाबात आपको इस प्रोग्राम के तवज्जुह से दूँ। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले अगेन जिस तरह से मैंने अक्सर ये कहा करता हूँ कि भई जिन लोगों ने अभी तक ज़ेडएमसी टीवी यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाली जो जितनी भी लॉ से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, वो आप लोगों तक बहुत बेहतर तरीके से और जल्दी बगैर किसी ताख़ीर से पहुँच जाया करें। इसलिए और ये फिर आप लोगों की मोहब्बत भी है, अगर मैं आपके लिए अपना टाइम निकालता हूँ तो उसमें मोहब्बत जो है वो दो तरफ़ा ही होनी चाहिए कि आप भी अगर ज़ेडएमसी टीवी को आप सब्सक्राइब करेंगे, तो उससे ये है कि बहुत सारे लोगों का फ़ायदा जो है वो हो जाएगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे वो से है। इसके अलावा देखें ऑल्दो कि इसका नाम यूके इमिग्रेशन लॉज़ विद ज़ाहिद चौधरी है, लेकिन मैं अक्सर ये कहता हूँ कि क्योंकि आई एम अ सॉलिसिटर हियर, तो आपका यूके के लॉ से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो, चाहे वो इमिग्रेशन के हवाले से है, असाइलम के हवाले से है, नेशनैलिटीज़ के हवाले से है, इसी तरीके से जो फैमिली लॉज़ के इश्यूज़ हैं, जिसमें डिवोर्स है, बच्चों के कॉन्टैक्ट हैं, रेज़िडेंस ऑर्डर है, कस्टडी का मामलात है, पावर ऑफ अटॉर्नीज़ हैं, विल्स हैं, जो भी आपके ज़हन में सवाल हो, कन्फ्यूजन हो, ये आपका अपना प्रोग्राम है। इससे आप फ़ायदा उठाएँ। अगर फ़ायदा उठाएँगे, तो फिर हमें भी ज़रा थोड़ा होता है कि अच्छा भई अगर हम वक़्त निकाल रहे हैं, तो लोग भी उसको एप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा, आज प्रोग्राम जो है कुछ सवालात भी लेंगे, कुछ लोगों ने किसी ख़ास टॉपिक के लिए बात करने के लिए कहा भी था, तो उसके ऊपर जो है वो बात भी होगी। देखें कि एक आप टॉपिक देख सकते हैं कि इस पे अब लिखा हुआ है कि अगर आप यूके में एज़ अ इनोवेटर आप वीज़े पे आना चाहते हैं, तो उसके ऊपर क्या बात होगी? पहले क्विकली 1-2 सवाल जो हैं वो मैं उसमें शामिल कर सकता हूँ। देखें एक सवाल तो ये है कि किसी ने पूछा कि देखें उनकी ये जो बेटी है वो पहले इस कंट्री में थी, यूके में थी और फिर शी गॉट प्रेग्नेंट और उसका एक बेबी जो है वो बॉर्न हुआ यूके में और उसके बाद जो है वो यूके से चली गई है और अब वो जो बच्चा है वो 14-15 साल का हुआ है, तो वो कहते हैं कि क्या जी उस बच्चे के लिए हम नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? अच्छा इसका जो क्विक आंसर है वो तो ये है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? उसकी वजह क्या है? देखिए जो नेशनैलिटी एक्ट 1981 है, उससे पहले ये लॉ मौजूद था कि अगर कोई बच्चा जो है वो यूके में पैदा हुआ है, तो उसके बर्थ की वजह से आप उस बच्चे को नेशनैलिटी जो है वो सिटीज़नशिप जो है वो मिल जाती थी। लेकिन अब ये जो 1981 का एक्ट है, उसके बाद से ये है कि आप जो हैं वो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। मसलन कि जब बच्चा पैदा हुआ है तो वन ऑफ द पेरेंट मस्ट हैव अ सेटल्ड स्टेटस। यानी सेटल्ड स्टेटस का मतलब है कि या तो उनके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हो या फिर वो ब्रिटिश नेशनल हो। ठीक है? तो ऐसी सूरत-ए-हाल में फिर वो कर सकते हैं नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ना तो वो बच्ची जो है वो ब्रिटिश थी और ना ही उसका जो है वो जो है हस्बैंड जो है वो था, तो इसलिए जो है वो नहीं हो सकता ये उनके लिए। ठीक है जी? अच्छा, इस तरीके से मेरे ख़्याल में कुछ कॉल्स हैं, उनको बाद में हम करेंगे, तो उससे बेहतर ये है कि वो अगर मैसेज छोड़ दें, तो मैं उनका मैसेज देख के तो फिर सर्टेनली उनको मैं कोई जवाब दे दूँगा। ठीक है जी? अच्छा,
इस तरह से अब आई होप जो मैंने उनको किया। इसके अलावा देखें अगर वो यहाँ पे होते तो वो एक अलग से इश्यूज होता था। नेशनैलिटी आप गेन करने के बाय बर्थ अब डिफरेंट तरीके हैं जो कि ब्रिटिश नेशनैलिटी एक्ट जो है 1981 का उसमें मौजूद है। तो जो जिस शख्स ने ये सवाल पूछा तो वो क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी उसके मुताबिक वो नहीं हो सकता। ठीक है जी। दूसरा सवाल ये है कि अगर अच्छा ये भी किसी ने पूछा तो आपके सामने इसको भी रख देता हूँ। देखें अगर आप जो है वो विजिट वीजे पे यहाँ पे आते हैं तो क्या आप कोई पेड या कोई और एम्प्लॉयमेंट वगैरह जो है या वो है वो अंडरटेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए जो ओवरऑल जो सिचुएशन है विजिट वीजे की इट डज नॉट परमिट यू कि आप यहाँ पे कोई बिजनेस करें यहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट करें। ठीक है लेकिन ये है कि सर्टन सर्कमस्टांसिस में अगर आप विजिट वीजे पे आए हुए हैं तो आप सर्टन जो एक्टिविटीज हैं उनके अंदर हिस्सा ले सकते हैं। मसलन एक प्रोफेसर साहब हैं विजिट वीजे पे आए हुए हैं अगर वो कहीं जाके उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी में किसी कॉलेज में एज अ विजिटिंग प्रोफेसर को लेक्चर देना है तो वो बिल्कुल वो दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई हमारे आर्टिस्ट हैं वो अगर इस कंट्री में आए हुए हैं तो वो अगर परफॉर्म करना चाहते हैं कि जिसमें पैसे इन्वॉल्व नहीं है तो वो बिल्कुल वो भी यानी कुछ लिमिटेड एक्टिविटीज हैं जो अपेंडिक्स वी के अंदर मौजूद है इमिग्रेशन रूल्स का जो अपेंडिक्स वी है उसके अंदर मौजूद है। तो वो लिमिटेड जो एक्टिविटीज हैं वो ले सकते हैं उसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। ठीक है जी। आई होप आई आंसर। अच्छा तीसरा जो सवाल है वो ये है कि एक मोहतरमा जो है वो इस कंट्री में उनके पास विजिट वीजा है वो आए हैं और अब वो ये बता रहे हैं कि जी उनके जो ताल्लुकात थे वहां पे बैक होम वो अपने हस्बैंड के साथ बेहतर नहीं थे और वो किसी किस्म के टार्चर का शिकार थी वहां पे और ये है कि उस टार्चर से बचने के लिए उन्होंने जो है वो सुसाइड कमिट करने की भी कोशिश की और उनके पास इनका सब रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है। तो वो ये कह रही हैं कि जी अगर अब वो वापस जाएंगी तो उनको खतरा है कि उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाएगा। उनकी जिंदगी को खतरा लाक है और उनके साथ बच्चे भी मौजूद हैं। तो उनके लिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन मौजूद है। देखिए ये सवाल में ही इसका आंसर जो है वो मौजूद है कि अगर कोई ये शख्स समझता है कि उसको अगर वापस भेजा गया तो उसकी लाइफ को खतरा हो सकता है या देयर विल बी अ चांसेस ऑफ सिग्निफिकेंट हार्म कि उसको बहुत ज्यादा तकालीफ से गुजरना पड़ सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो आप रिफ्यूजी कन्वेंशन के तहत आप जो है वो असाइलम क्लेम कर सकते हैं। इस असाइलम के अंदर अगेन ये है कि जैसे मैंने कहा है कि ये आपने साबित करना होता है कि जो बात आप कह रहे हैं। अच्छा देखिए इसमें एक चीज इसमें जहन में रख लीजिएगा ये थोड़ा लीगल है क्योंकि ये है कि अगर आप मुझे भेजेंगे तो फिर मेरे साथ ये हो सकता है। ठीक है यानी फ्यूचर हैपनिंग के दिस विल हैपन इन फ्यूचर। तो ये उस तरह से ये जो एविडेंस है वो ज्यादा रिलेट है फ्यूचर के साथ। लेकिन क्योंकि आपके पास कोई ऐसा रीजन होनी चाहिए कि जिसे आप कह रहे हैं कि अच्छा जी कि ये मेरे साथ होता रहा है और अगर आप मुझे भेजेंगे तो फिर मेरे साथ फ्यूचर में यही चीज होगी। तो ऐसी सूरत हाल में आप जो है वो बिल्कुल असाइलम का क्लेम आपका हो सकता है अगर आप उस असाइलम के क्लेम में करते हैं। देखिए जब हम क्योंकि सम टाइम ये होता है कि प्योरली आप असाइलम की जो डेफिनेशन है रिफ्यूजी की जो रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 के अंदर है उसके अंदर आप पूरे नहीं उतरते और वो कन्वेंशन रीजन भी नहीं होती। अगर आप इन मोहतरमा को अगर हम कहें कि मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप तो उसमें शायद हम इनको जो है वो टाइटली फिक्स कहीं कर दें कि ये है। लेकिन इसके ऊपर कुछ केसेस हैं कि वुमेन इन पाकिस्तान दे डू नॉट मेक अ मेंबरशिप ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। तो वो ये एक डिफरेंट हो सकता है। लेकिन जब आप असाइलम करते हैं तो एक्चुअली आप
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से कह सकते हैं कि उनके 3 तरह के सर्कमस्टांसेस जो हैं उनको आप कंसीडर किया जाए। नंबर 1, अगर तो वो डेफिनेशन के अंदर आते हैं तो उनको जो है वो रेफ्यूजी का स्टेटस दिया जाए। अगर उसमें नहीं आते तो फिर देखा जाए कि क्या ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन जो है उसमें तो नहीं आते। जैसे ये खातून जो है इन्होंने ये कहा कि अगर ये स्ट्रिक्टली उस डेफिनेशन में नहीं आती क्योंकि रीजन वो नहीं है तो फिर क्या ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन में आ सकती हैं। अगर ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन में भी नहीं आती तो क्या इनके जो सर्कमस्टांसेस हैं वो इतने कंपेलिंग और कंपैशनेट है कि इनको किसी ना किसी तरह की लीव देती है होनी चाहिए। तो फिर ऐसे सूरत हाल में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अगर कन्विंस हो जाए तो वो उनको डिस्क्रिशनरी लीव जो है आउटसाइड इमिग्रेशन रूल जो है वो दे देता है। तो इसलिए अगेन ये है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने जाना है होम ऑफिस में जो आपका असाइलम इंटरव्यू करना है, उसमें वो आपको असेस करेंगे कि जो बात आप कह रहे हैं, क्या वो सही है या वो सही नहीं है? क्या आप एक क्रेडिबल पर्सन हैं कि जो बात आप कर रहे हैं, वो सही बात आप कर रहे हैं। ठीक है जी? तो आई होप कि आई आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन तो मैंने शुरू में ले लिया ताकि लोग फिर बाज़ औक़ात समटाइम कहते हैं जी कि आप क्वेश्चन लेते नहीं हैं। तो लेकिन क्योंकि सब लोगों को खुश करना पड़ता है तो इसलिए सवाल भी ले लिए हैं। तो आप वो जो टॉपिक हमारे भाई साहब ने कहा था उनके लिए ये है कि इनोवेटर वीज़ा जो है, अगर आप यूके के अंदर आना चाहते हैं इस वीज़े के अंदर, तो फिर इसके जो अल्फाज हैं वो ही आप उससे ही समझ जाए, यानी इनोवेटर। ठीक है। कोई ऐसी चीज जो कि यूनिक है एंड इज नॉट अवेलेबल इन यूके मार्केट। ठीक है। ये जरा जेहन में रखिएगा कि एंड नॉट अवेलेबल इन यूके बिजनेस मार्केट, कि ये बड़ा ही कोई यूनिक आपका आइडिया है। वही ना, ये कोई बड़े यूनिक आपका आइडिया है और आप समझते हैं कि उस आइडिया तो है और फिर उसके बाद ये है कि वायबल भी है, कि यानी इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये ग्रो करेगा और अपना जो है वो फिर अपना रेवेन्यू जो है वो जनरेट करेगा। तो ऐसी सूरत हाल में बिल्कुल देखें, ये जो इनोवेटर वीजा है इसकी दो कैटेगरीज है, सॉरी दो स्टेप्स हैं। ये दो सबसे पहले तो आप एक बिजनेस प्लान जो है वो सबमिट करेंगे जो यूके होम ऑफिस की अप्रूव इंडोजमेंट करने वाली बॉडीज है। ये डिफरेंट हैं। अगर आप होम ऑफिस की वेबसाइट पे gov.uk पे जाएं तो उसमें आप अगर करें कि इंडोजिंग बॉडीज, तो वो आपको सारी लिस्ट जो है वो इसमें यूनिवर्सिटी शामिल है, बड़े बिजनेसेस शामिल हैं, और भी बहुत सारी जो है जो थिंक टैंक है वो शामिल हैं। तो ये सारे जो हैं वो उसमें शामिल हैं। तो पहला स्टेप तो ये है कि आप अपना एक बिजनेस प्लान बनाएंगे जो कि जिसमें आप ये बताएंगे कि आपका बिजनेस प्लान क्या है, वो यूनिक है और ये आप सेटअप करना चाहते हैं यूके के अंदर। एक बात आप ज़हन में रखिए, ये भी अक्सर पूछा जाता है कि ये कि क्या मैं कोई चलते हुए बिजनेस में इस तरह का कोई वीजा कर सकता हूं? तो नहीं, आप किसी रनिंग बिजनेस में नहीं हो, ये नया बिजनेस आपने सेटअप करना है। कि आप एक नया बिजनेस जो है वो सेटअप करेंगे और इनिशियली आपने ये बताना है कि आपके पास एक्सेस है 50,000 पाउंड का, कि आपके पास जो है वो 50,000 पाउंड जो है वो आपके पास अपने मौजूद है। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो जिस तरह से मैंने कहा है कि आपने एप्लीकेशन कर दी एंडोर्समेंट बॉडीज को कि जनाब ये मेरा प्लान है और इसके ऊपर जो है वो मैं बिजनेस बिल्डअप करता हूँ। अब वो एंडोर्समेंट बॉडी उसको चेक करेगी। ठीक है जी। अगर वो कन्विंस हैं तो वो इसको इंडोर्स कर देंगे। ठीक है जी। और इंडोर्स करने के बाद फिर आप अपना वीजा अप्लाई करेंगे, वो सेकंड स्टेज है। उसके ऊपर भी मैं आता हूं, लेकिन पहला ये समझे, क्योंकि लोगों के ज़हन में होता है कि अच्छा जी ये इंडोर्स अगर हो गया तो बात, इंडोर्समेंट बॉडीज जो भी इंडोर्स करेंगी उनकी अपना कोई ना कोई जो है इंटरेस्ट होगा आपके बिजनेस के अंदर। ठीक है। हो सकता है कि वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करें और हो सकता है कि आपके कुछ परसेंटेज आपके कंपनी में से वो मांग लें। लेकिन अगर वो आपका बिजनेस प्लान जो है उसको इंडोर्स करते हैं तो वो क्या करेंगे कि दैट विल बी एन ओवरसाइटिंग बॉडी ऑन यू।
कि वो जो इंडोर्समेंट बॉडी है, वो आपके ऊपर एक सुपरविजन है, कि वो ये देखेंगे कि जी ये बंदा जो ऐसा नहीं है कि आप आए 50,000 दिया बिजनेस आपका जो है वो प्लान मंजूर हो गया और आप यहाँ आ गए और उसके बाद आपके यहाँ पे हम कोई और दूसरे काम करने शुरू कर दिए, ऐसा नहीं है, ठीक है जी। वो जो एंडोर्समेंट बॉडी है वो तमाम पीरियड के दौरान आपके ऊपर नजर रखेगी, उनकी जिम्मेदारी है अंडर द लॉ, इमिग्रेशन लॉ। अगर वो समझते हैं कि यू आर इन अ ब्रीच ऑफ इमिग्रेशन रूल्स, तो इंडोर्समेंट बॉडी जो है दे आर ओब्लाइज, दे आर लीगली बाउंड टू इन्फॉर्म होम ऑफिस। और ऑब्वियसली वो अगर इन्फॉर्म करेंगे होम ऑफिस को, तो होम ऑफिस जो है वो आपका ये जो वीजा है, इनोवेटर वीजा, ये आपका जो है वो रिवोक कर सकता है, ठीक है। दूसरी जो बात फिर ये है कि ये जो आपकी एंडोर्समेंट होगी ये 3 साल के लिए होगी, ठीक है। ये वीजा आपका 3 साल का आपको मिलेगा इनिशियली, ठीक है। तो इसमें ये जो फिर सपोज करें कि आपको एंडोर्समेंट आपकी हो गई, ठीक है, किसी वजह से आपकी जो एंडोर्समेंट बॉडी है, क्योंकि ये जैसे मैंने पहले कहा कि पूरे 3 साल उस एंडोर्समेंट बॉडी ने आपके साथ रहना है। अब किसी वजह से उन्होंने अगर अपनी इंडोर्समेंट वापस ले ली, विड्रॉ कर ली है, तो फिर क्या होगा? फिर दो सूरत हाल हो सकती है, या तो फिर आप वापस जाएं, या फिर यहाँ रहते हुए ही आप एक नई एप्लीकेशन करेंगे इंडोर्समेंट बॉडी को, और वहां से एक नई इंडोर्समेंट जो है वो आप लेंगे, ठीक है। तो ये भी ऑब्वियसली पॉसिबल है, लेकिन अगर आप की एंडोर्समेंट जो है वो इस वजह से विड्रॉ हुई है कि आपने कोई चीट किया है, कोई फ्रॉड किया है, कोई इस तरह से आपने वो जो जिम्मेदारी थी आपकी वो आपने पूरी नहीं की, तो ऐसी सूरत हाल में वो जो आप सेकंड एंडोर्समेंट के लिए जाएंगे तो उसमें आपके लिए मसाइल क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये भी हो गया जनाब कि आप कितना आ सकते हैं। हाँ, अगर अगर आप इसको 3 साल के बाद भी आप रहना चाहते हैं, तो फिर क्या है कि ये आप फिर अगेन एक्सटेंशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं होम ऑफिस को, और आपको 3 साल की और एक्सटेंशन मिल सकती है, ठीक है जी। और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने कितनी दफा जो है वो लेनी है एक्सटेंशन जो है। सम टाइम इन सर्टन केसेस के अंदर 3 साल के बाद आपको सेटलमेंट जो है वो भी आपको मिल सकती है, ठीक है। तो ये भी आप है। अब ये है कि यानी आपके पास 50,000 पाउंड आपका एक्सेस हो, ठीक है। फिर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आप ने पास करना है, उसका टेस्ट वो एटलीस्ट जो है आपके पास B2 लेवल का टेस्ट जो है वो होना चाहिए, ठीक है। B2 लेवल जो है वो आप टेस्ट पास करना है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है, इसके बगैर ये नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली ये B2 लेवल की जरूरत आपको उस वक्त पड़ेगी जब आपकी एंडोर्समेंट पहले हो गई है और अब आप इमिग्रेशन जो है वो आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे सूरत हाल में आपको जो है वो B2 लेवल जो है उसका टेस्ट जो है वो पास आपने करना है, ठीक है जी। फिर ये है कि फीस जो है इसकी, अगर आप जो है वो यूके के बाहर से अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि इसमें स्विचिंग की, अगर आप सर्टन वीजा के अंदर यहाँ पे यूके के में अंदर मौजूद है, मतलब स्टूडेंट आप मौजूद हैं या टीयर 2 में है, तो इस तरह से आप जो है वो इसको स्विच भी कर सकते हैं। तो दोनों सूरत हाल यहाँ पे मौजूद है, यानी एंटी क्लियरेंस भी और यहाँ पे स्विचिंग फ्रॉम सर्टन वीजा कैटेगरीज जो है उस पे आप स्विच भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इफ नॉट आई एम रॉन्ग, ये 1021 पाउंड जो है वो पर पर्सन, अगर आपके साथ आपके डिपेंडेंट भी मौजूद हैं, क्योंकि आप अपने आपके साथ आपके डिपेंडेंट वाइफ और जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है वो भी आपके साथ आ सकते हैं, तो उनके लिए यानी पर पर्सन 1000 एंड आई थिंक 21 और 25 पाउंड जो है ये जो है ये मौजूद है, ये भी आ सकता है। तो ये है कि आप अपने जो डिपेंडेंट हैं उसका मैंने आपको बता दिया, उसमें पेरेंट या आपके बहन भाई जो हैं वो शामिल नहीं है, आपका स्पाउस और आपके वो बच्चे जो कि 18 साल या उससे नीचे हैं, ठीक है।
उससे 18 साल से ऊपर वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर आप उनको भी ला सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, लेकिन सपोज करें कि आपका एक बच्चा जो है वो उदाहरण जो है वो डिसेबल है, उसको 24 आवर्स केयर की जरूरत है और एक पार्टनर जो है वो उसकी केयर करता है और वो बच्चा जो है वो आप पे बिल्कुल डिपेंडेंट है। तो क्योंकि ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, तो ऐसी सूरत हाल में ये जो बच्चा है ये भी आपके डिपेंडेंट के तौर पर आपके इनोवेटर वीजा पे आ सकता है। तो इसमें कोई ऐसी जो है वो बड़ी बात अगेन ये डिपेंड करता है कि आप केस को कैसे बिल्डअप जो है वो करते हैं। ठीक है जी। मेरे ख्याल में आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन इनोवेटर वीजा। फिर भी अगर कोई आपको मेरे ख्याल में एक टाइम इस पे क्या कितना लग सकता है, ये भी ये है कि तकरीबन 4 से 6 वीक के अंदर जो है वो तो इसका जवाब आपको मिल जाता है। इंडोर्समेंट बॉडीज जो हैं वो सम टाइम थोड़ा टाइम ले लेती हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि आजकल कोविड है तो होम ऑफिस जो है उसका बैकलॉग है, वो टाइम जो है वो लग रहा है, तो इसलिए हम समझते हैं कि वो उस पे हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी कि आज का प्रोग्राम जो है वो भी सवालों के जवाबात भी हुए हैं। कुछ सवाल रहते हैं अगले प्रोग्राम में उनको शामिल करूंगा। तो जिन लोगों ने अगेन प्रोग्राम आखिर काम से पहले ये है कि जिन लोगों ने अभी तक ZMC टीवी यूट्यूब मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया, आप खुद भी उसको सब्सक्राइब करें और आप अपने दोस्तों फैमिली मेंबर्स जो है उनको भी रिक्वेस्ट करें कि उनसे भी कहें कि वो क्योंकि कर भला हो भला, आप हम दूसरों का भला करेंगे, जो ऊपर वाला है वो आपका भला करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरीके से यूके म्यूजियम लाल जाहिद चौधरी के प्रोग्राम को आप सपोर्ट करते रहेंगे टिल नेक्स्ट थर्सडे। अपना अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा और अपने भाई अपने दोस्त जाहिद चौधरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।